गुड आफ्टरनून सभी बच्चे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं आज ईएमआरसी सेंटर कानपुर आईआरडीटी कानपुर से। उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन के फिजिक्स के व्याख्याता है और आपका 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है एजुकेशन फील्ड में। तो वो हमारे बीच में ये लेक्चर लेने जा रहे हैं फोर्स एनालिसिस नाम का, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो ऑल ऑफ यू वेरी वेलकम फॉर दिस स्पेशल लेक्चर बाय आवर गेस्ट डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी। प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज वेलकम डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर विकास जी। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। Myself, Dr. Rajesh Gupta from Ambedkar Institute of Technology for दिव्यांगजन कानपुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एनालिसिस के बारे में, और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर एनालिसिस। फोर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आइए यही शुरू करते हैं। फोर्स हिंदी में कहते हैं बल। देखिए, बहुत सारे बल आप जानते हो, लेकिन बल क्या है इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फोर्स? जैसे मान लिया किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, किसी चीज को हम पुल करते हैं, तो उसका एक इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? या तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, या उसकी स्टेट चेंज होती है। अगर रेस्ट है तो मोशन में हो जाएगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, और या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आता है। तो फोर्स को हम पुल और पुश दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज पुल और पुश व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी। जब किसी बॉडी पे ये लगाया जाता है, पुल माने खींचना, पुश माने धक्का देना, तो क्या कर सकता है? कैन काज क्या कर सकता है? चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तीन चीजें लाता है ये। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ जो फोर्स देखा, फोर्स इज पुल और पुश दैट कैन कॉज द चेंज इन शेप। कोई प्लास्टिक की चीज है, अगर आप खींचे तो इलोंगेट हो जाएगी, दबाइए तो कंप्रेस हो जाएगी। तो इट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन शेप दूसरा है चेंज इन स्टेट। अगर बॉडी रुकी हुई है, आप फोर्स लगाइए तो चलने लगेगी, और अगर जा रही है, ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी। दैट इज नोन एज चेंज इन स्टेट। और तीसरी चीज है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर स्टेट वे में जा रही है, आप इधर को फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पुश और पुल, दैट कॉजेस थ्री फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बल के बारे में कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, और वास्तव में ये जो फोर्स है ये क्या है। फोर्स के बारे में अगर हम देखें तो फोर्स ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? आई जे के फॉर्म में हम किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ एक्स आई, एफ वाई जे एंड एफ जेड के। ये हमने लास्ट सेशन में बताया था। दिस इज कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस इज कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के बारे में है, इतने न्यूटन इस डायरेक्शन में, इतने न्यूटन इस डायरेक्शन में, इतने न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इनका? क्लासिफिकेशन, एक तो फोर्स होता है आपका कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? संपर्क बल क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स माने संपर्क बल। when the force is applied actually in contact to the body, जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं, किसी चीज को दबाते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट होने पर जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स करते हैं। टेंशन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्सेस है। बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लग ही नहीं सकते। तो एक्चुअल कांटेक्ट, बॉडी के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट होने पर, वास्तविक संपर्क होने पर जो उनके बीच में फोर्स लगता है उसे ही हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये तभी लगते हैं जब एक्चुअल कांटेक्ट होता है। So when two bodies are in actual contact, then the force acting between them is known as contact force, like frictional force and tension force. ये आपके कांटेक्ट फोर्स हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, तो आइए देखें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, when two body are not in actual contact, एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, जैसे दो मैग्नेट हैं, एक यहां मैग्नेट रखा है, एक यहां मैग्नेट रखा है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। स्टिल अ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम बट दे आर नॉट इन एक्चुअल कांटेक्ट। एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है नहीं, लेकिन तब भी उनके बीच में फोर्स लगता है, तो इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही ग्रेविटेशनल, सन से अर्थ बहुत दूर है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, इनके बीच में भी एक फोर्स लगता है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे ही एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तब भी इनके बीच में फोर्स लगता है। तो चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे आपका कूलाम फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं कूलाम फोर्स, और चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, चुंबकीय बल हो, ये तब भी लगते हैं जब एक्चुअल टच नहीं होता, एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे भी रखे होते हैं तो भी उनके बीच में लगता है। तो इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। व्हेन टू फोर्सेस, two bodies are not in actual contact, the force acting between them in such situation, that is known as non-contact forces. तीसरा आता है सेंट्रल फोर्स। आइए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सेंट्रल फोर्स के बारे में ही पढ़ें, केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसका केंद्रीय बल। आइए देखें सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की ओर होती है या उससे दूर होती है। सपोज दिस इज फिक्स पॉइंट O and a force is acting at this point either in this direction or in this direction. This force is known as central force, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इस फिक्स पॉइंट से वहां तक के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट इज फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। इट इज पॉइंट ऑफ एक्शन, जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की ओर होती है या उससे दूर होती है, और जिसका मैग्नीट्यूड उस फिक्स पॉइंट से पॉइंट ऑफ एक्शन तक के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसे ही कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रल फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर आर। ये क्या बता रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड है इस सेंट्रल फोर्स का, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स। इट इज परिमाण, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स।
ये डिपेंड काहे पे करता, आर पे, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी क्रियाकारी बिंदु जहां पे बल लगाया जा रहा है, और स्थिर बिंदु जहां से आर दूरी पर है, उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जितने आपके फोर्सेस हमने बताए, ये 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 सब डिपेंड करते हैं आर पे, क्योंकि इसको करोगे तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा होगा GM1 M2 अपान आर स्क्वायर। ये भी पढ़ा होगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर आएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये भी पढ़ा होगा, तो ये भी आता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपान आर स्क्वायर। तो इन सबको हम सेंट्रल फोर्स मान लेते हैं, बिकॉज दीज फोर्सेस आर एक्टिंग towards a fixed point along a line joining point of action and fixed point। ज्यादातर हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो होते हैं इन फोर्सेस में। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो कूलॉम फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। इट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिप्लोमा पर्पस। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि केंद्रीय बल क्या होते हैं, केंद्रीय बलों से आप क्या समझते हो, और किन किन बातों पे निर्भर करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स दीजिए। तो आ गया समझ में। एक अगला फोर्स आता है रिकरिंग फोर्स। आइए देखें रिकरिंग फोर्स क्या होता है। रिकरिंग फोर्स वो होता है जिसे हम रेस्पॉन्सिव फोर्स भी कहते हैं। वो एक्शन में तब आता है जब कोई दूसरा फोर्स आप लगाते हैं, उसे रिकरिंग फोर्स या रेस्पॉन्सिव फोर्स कहते हैं। रेस्पॉन्सिव फोर्स, अनुवर्ती बल, हिंदी में कहते हैं अनुवर्ती बल। इस बल को तभी हम कंसीडर करते हैं, तभी ये एक्शन में आता है जब ऑलरेडी एक बल हम लगाते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, ये बॉडी रखी हुई है, आपसे कहा जाए बॉडी रखी है, क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? ना, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। जब एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे F लगा देंगे या P लगा देंगे, तो कांटेक्ट सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसे रेस्पॉन्सिव फोर्स या अनुवर्ती बल कहते हैं। जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक ये डेवलप हो ही नहीं सकता। इसका एग्जिस्टेंस ही इसी बल से है। खाली रखा तो पहले भी था, लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी डेवलप हो गया। सो इट इज नोन एज रेस्पॉन्सिव फोर्स और अनुवर्ती बल। ऐसे ही तुम्हारा रेस्टोरिंग फोर्स है, जब पेंडुलम मोशन करता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी उसमें प्रत्यानयन बल डेवलप होता है, वो भी एक प्रकार का अनुवर्ती बल है। तो प्रत्यानयन बल को भी हम एक अनुवर्ती बल मान सकते हैं। तो इस तरीके से बल क्या है, बल के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये आपकी समझ में आना चाहिए। एक नई चीज आती है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या है। इसके अलावा आता है कंजर्वेटिव फोर्स। हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल। क्या होते हैं ये? जब भाई बल लगाते हैं तो वर्क भी होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्हेन वी अप्लाई फोर्स द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एडॉप्टेड। हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है उसके अंतर्गत जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ एच हाइट है। एच हाइट पे आपको चढ़ना है तो दो तरीके हैं, एक तो सीधे आप चढ़ जाएं ऐसे एच हाइट, और दूसरा है स्टेयर से चढ़ जाएं, इसमें पाथ थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोनों केस में जो वर्क डन है वो सेम होगा। वर्क डन यहां भी डब्ल्यू है और वर्क डन यहां भी डब्ल्यू, यानी वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एडॉप्टेड, तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द वर्क डन अंडर सच ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एडॉप्टेड, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में क्या है, जब ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव
असंरक्षी बल, इसे कहते हैं असंरक्षी। ऐसे बल जिसके अंतर्गत जब हम वर्क करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता था और इसमें पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन दी पाथ, इसमें ये भी लिख सकते हैं वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे यहां से यहां जाना है, सीधे चले जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाओगे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, और जब पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। तो जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव, जिसमें पाथ पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव। यहां से यहां जाना है, तुम सीधे चले जाओ, बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बहुत लंबा पाथ अडॉप्ट करके जाओगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो हम कहते हैं वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ अडॉप्टेड, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में आपकी समझ में आया होगा कि जो फोर्स होते हैं कैसे कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, रिकरिंग फोर्सेस क्या हैं, सेंट्रल फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं। इसको आप किताब से पढ़ोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखें, अब हम न्यूटन्स लॉ के बारे में चलते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या है, आइए देखें। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं। न्यूटन की पूरी थ्योरी ही फोर्स पे डिपेंड थी। तो पहला इनका है लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोस लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इन्होंने बताया इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी रेस्ट में ही रहेगी। और इफ बॉडी इज इन मूविंग पोजीशन तो मूव करती ही रहेगी, जब तक हम उसे ब्रेक नहीं लगाएंगे रुकेगी। कहने का मतलब बॉडी में अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बनाए रखने की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट वांट्स टू रिमेन इन प्रेजेंट सिचुएशन। ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में ही रहना चाहता है, वो चेंज ऑफ स्टेट चाहता ही नहीं है। अगर मूविंग में है तो मूविंग ही करता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहे, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। इसीलिए इसे कहते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन until or unless no external force is applied on the body, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। अगर रुकी है तो फोर्स लगाएंगे, चलने लगेगी, और अगर जा रही है तो हमें अपोजिंग फोर्स यानी ब्रेक लगाने पड़ेगी, तब रुकेगी। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, हालांकि एक अच्छा 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में है इसलिए बताया जाता है। जैसे मान लिया गिलास में पानी भरिए आप, उस पर एक पेपर रखे, उस पर कॉइन रखिए, तो पेपर को अगर आप मारें उंगली से तो पेपर तो आगे खिसक जाएगा, लेकिन कॉइन गिलास में गिर जाएगा। क्यों? इसलिए गिर जाएगा क्योंकि पेपर को आपने मोशन दे दी, पेपर तो तुरंत मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन तो ड्यू टू इनर्शिया अपनी करंट पोजीशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पानी में गिर जाता है। आप बस में बैठे हो, बस अचानक चल दे तो पीछे की ओर झुक जाता है, चलती बस अचानक रुक जाए तो आगे की ओर झुक जाता है। ये भी उसी का है, क्योंकि बस में हम बैठे थे, बॉडी हमारी रेस्ट में थी और बस रेस्ट में थी, बस स्टार्ट हो गई, शुरू में चलने लगी, तो हमारे बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट जो कांटेक्ट में है बस के, वो तो चलने लगा, मोशन में आ गया। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया अपर पोर्शन ऑफ अवर बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा ना, और जब रेस्ट में चलना रहना चाहेगा तो पीछे। ऐसे ही अगर बस जा रही है, हम बस में बैठे हैं, तो बस मोशन में है, हमारी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन उसने ब्रेक लगाई, बस एकदम रुक गई,
जब बस एकदम रुक गई तो हमारे बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है जो उसके कांटेक्ट में है वो तो एकदम आ गया रेस्ट में, क्यों कांटेक्ट में सीधे है। लेकिन बॉडी का अपर पार्ट अब भी ड्यू टू इनर्शिया मोशन में रहना चाहता है। मैंने क्या बताया था, कंटिन्यू इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो ये मोशन में रहना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, लड़ जाता है अगली सीट। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, पेड़ को हिलाने से फल क्यों गिरते हैं, कंबल को झाड़ने से धूल के पार्टिकल्स क्यों अलग हो जाते हैं। सो मैनी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द इनर्सिया। इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी वांट्स टू रिमेन इन करंट पोजीशन, करंट स्टेट। रुकी है तो रुकी रहेगी और मोशन है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स न लगाएं। दूसरा है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जानने के लिए हमें एक नया वर्ड जानना पड़ेगा और वो है मोमेंटम। शायद आप लोग जानते भी होंगे मोमेंटम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका मास है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मास और इसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नोन एज मोमेंटम। एग्जैक्ट नाम है इसका लीनियर मोमेंटम, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम मोमेंटम ही कहते हैं। जब तक हम एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ते तब तक हम दूसरा मोमेंटम जानते ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम जानते ही नहीं है। तो एग्जैक्ट नाम है इसका लीनियर मोमेंटम। The product of mass to that of the velocity of the particle is known as momentum। अब एक चीज बताइए कि आप मास तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती नहीं। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, तो ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो एम की हो गई किलोग्राम, वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड, तो कुल मिला के इसकी जो यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब अगर वेलोसिटी बढ़ जाए, एनी हाउ वी आर एबल टू इंक्रीज द वेलोसिटी, जाहिर सी बात है मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि मास नहीं बदलता, किसी चीज का मास नहीं बदलता। वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो मोमेंटम अपने आप बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, जब उसमें एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कैसे होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे। आइए देखें, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, हमने इस पे फोर्स लगा दिया f, और f फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई v। मास वही है, मास नेवर चेंजेस। जब भाई हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन जब आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो यहां था m इंटू यू, और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम लगा है, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम टेक्स टाइम डेल्टा टी, इतना जो चेंज आया है ये चेंज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में आया है, तो हम चेंज इन मोमेंटम क्या कहेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये डेल्टा पी इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज m इंटू वी माइनस m इंटू यू। m इंटू वी माइनस m इंटू यू, दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और ये कितनी देर में हुआ, ये इतने टाइम में हुआ, ये इतने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहता है, पहला तो गैलीलियो वाला था। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जितना आपने फोर्स लगाया यही फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। The force applied on the body is equal to the rate of change in linear momentum of the body।
क्योंकि फोर्स जब हम लगाते हैं मोमेंटम तभी चेंज होगा, बिना फोर्स लगाए तो मोमेंटम चेंज हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन आता है मोमेंटम चेंज क्यों होगा? मोमेंटम में दो चीजें हैं, मास और वेलोसिटी। तो मास तो चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब हम फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज पर सेकंड कितना हो रहा है उसके बराबर होता है। और पर सेकंड लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है वही तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम कहलाता है। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला मिला, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां से एक चीज हम कह सकते हैं, डेल्टा पी की जगह हम कह सकते हैं एम इंटू वी अपान डेल्टा टी। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। अब अगर हम m कॉमन ले लें तो यहां से दोनों का डिफरेंस अगर हम ये मान लें डेल्टा टी आ जाएगा, और ये जो होता है यही हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ आपका आ गया F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जनरली जब स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ तो कहते हैं F इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है ना, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये नहीं है, ये उसका निष्कर्ष है। किसका निष्कर्ष है? इसका निष्कर्ष F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का निष्कर्ष है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, और ये डेल्टा वी हो जाता है और यही हमारा आ जाता है एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, सो वी कैन राइट इट एज F इक्वल टू m इनटू a। तो इस तरीके से ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया था, सेकंड लॉ है लीनियर मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और थर्ड लॉ भी है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये तो समझ में आ गया होगा। और थर्ड लॉ हम बताएंगे, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, ए बी। सपोज दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाई बॉडी बी, एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी दिस बाई बॉडी ए। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में देखो अपोजिट हैं। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। बहुत आसान है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर दो आदमी रस्सा खींच के एक दूसरे खींच रहे हो तो रस्सा टूट जाए तो दोनों पीछे गिर जाते हैं। पहले तो बैलेंस किए हुए थे, ये फोर्स उस पे लगा रहा था, अगला फोर्स हम पे लगा रहा था, बैलेंस किए हुए थे, अब रास्ता टूट गया। अब न तो हम उस पे लगा सकते हैं न वो हम पे लगा सकता है, हम पीछे गिर जाते हैं, वो पीछे गिर जाता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और नेचर में लॉ ऑफ एंड एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा लागू होता है, चाहे जो फोर्स हो। फोर्स ऑफ रिएक्शन तो होगा ही होगा, विदाउट रिएक्शन देयर इज नो फोर्स। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिएक्शन तो हर फोर्स का होता है। अर्थ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो सन पर भी अर्थ का फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है। ऐसे ही अर्थ मून पर फोर्स लगाती है
तो मून भी फोर्स लगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, फोर्स बराबर होते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे अर्थ है और यहाँ पे हमारा ये पेन है। अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अर्थ पेन को 100 न्यूटन फोर्स से खींच रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेगा। ये अर्थ है, तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहता है कि पेन भी अर्थ को उतने ही न्यूटन से खींचेगा, 100 न्यूटन से। तो फिर क्या कारण है कि पेन तो अर्थ पे गिर जाता है, अर्थ गिर करके पेन में क्यों नहीं चिपक जाती? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने बताया कि अगर अर्थ है पेन या किसी ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन फोर्स से अपनी ओर खींचती, जैसे छोड़ेंगे ये तुरंत अर्थ पे गिर जाएगा। और ये भी बात सही है कि इतना ही फोर्स ये जो पेन है अर्थ पे लगाएगा अपनी ओर, तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर चली जाती? जब फोर्स बराबर है, अर्थ को इसमें चिपक जाना चाहिए, यही क्यों गिरता है? बहुत अच्छा कारण है कि देखिए एफ सेम है दोनों में, एफ ही सेम, चाहे इस पे हो या इस पे हो, लेकिन मास तो अलग अलग। और जब मास अलग अलग है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पेन का मास इतना कम है, इतना कम है कि उसका एक्सीलरेशन करोड़ों गुना ज्यादा है, इसलिए वो टपक जाता है जल्दी में। और अर्थ का मास इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, एक्सीलरेशन बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो अर्थ भी मान लो ऊपर जाती है, लेकिन उतनी देर में उसका करोड़ों गुना एक्सीलरेशन होने के नीचे वो पहले जमीन पे गिर जाता है। तो दो फोर्सेस आर आइडेंटिकल बट एक्सीलरेशंस आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मासेस। इसका मास कम है तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, एक्सीलरेशन ज्यादा का मतलब वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो गिर रहा है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा होने से एक्सीलरेशन कम है, इसलिए अर्थ भी गिरती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम गिरती है, इसलिए वो ऊपर पेन में नहीं चिपक पाती। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि दोनों में फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं, उसके बावजूद एक तो गिरती हुई दिखती है और दूसरी नहीं दिखती। जस्ट ए मिनट। कम बैक। तो इस तरीके से आपको ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और चीज आती है, इम्पल्स क्या होता है। ये सब फैक्टर्स फोर्स से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने एक कॉमन टॉपिक दिया, फोर्स एनालिसिस। ये सब एक दूसरे से अटैच टॉपिक है। तो आइए अब आता इम्पल्स क्या होता है। एक बहुत ही अच्छी चीज है इम्पल्स। हमने कहा कि जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है। अगर बहुत जल्दी चेंज हो जाता तो फोर्स ज्यादा लगाया हमने, और देर में चेंज हुआ तो फोर्स कम लगाया। अभी हमने बताया था एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अगर डेल्टा पी तो कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम तो सेम है। अगर वो बहुत जल्दी हो जाता है, ये वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा लगाई हमने। और अगर मान लीजिए ये ज्यादा है तो वैल्यू कम लगाई। तो इम्पल्स जो है यही जो होता है, चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेखीय संवेग में कितना परिवर्तन हुआ उसे इम्पल्स कहते हैं, आवेग। हिंदी में कहते हैं आवेग। और रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसे फोर्स कहते हैं। दोनों में अंतर है। जब हम एक सेकंड में कितना चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम, उसे तो हम फोर्स कह देंगे। और कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है टोटल, दैट इज इम्पल्स, उसे हम आवेग कहते हैं। आइए देखें, इसके कॉन्सेप्ट है कुछ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। इसके कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। हमने बताया एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो अगर आपसे कोई कहे कि डेल्टा पी कितना होगा, तो आएगा एफ इंटू डेल्टा टी।
यही तो आपका इम्पल्स है, यही कौन चीज है? इम्पल्स, आवेग। अब इम्पल्स तो कांस्टेंट है, अगर डेल्टा टी बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डेल्टा टी कम कर दोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब डेली लाइफ में भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप पानी में कूदें तो आपको चोट नहीं लगती, बालू में कूदे चोट नहीं लगती, लेकिन फर्श पे कूदे चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप कूदते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती, यहाँ पे जमीन थी एकदम रेस्ट में आ गई। अब रेस्ट में हार्ड अगर सरफेस है, यहाँ पे फर्श बनी हुई है, तो रेस्ट में आने में बहुत कम समय लगेगा, यानी डेल्टा पी फिक्स है। यहां जितना मोमेंटम था फिर मोमेंटम आपका जीरो हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम सेम है दोनों में। लेकिन फर्श पे जब आप कूदते हैं तो ये बहुत कम है, और जब डेल्टा टी बहुत कम है तो ये ज्यादा लगेगा, इसीलिए आपको चोट लगती है, फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन पानी में कूदेंगे तो भी रेस्ट में आना है, जब रेस्ट में आना है तो चेंज इन मोमेंटम तब भी वही होगा, इम्पल्स तब भी वही होगा, लेकिन टाइम लग गया ना रेस्ट में आने में, क्योंकि जब आप पानी में गिरे फिर नीचे गए तब जाके कुछ देर बाद, एक दो सेकंड के बाद रेस्ट में आए। कहने का मतलब पानी में अगर हम कूदते हैं, वाटर में अगर हम कूदते हैं तो रेस्ट में तो आते हैं, लेकिन कुछ टाइम ज्यादा लगता है, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो एफ लेस होगा, और जब एफ लेस होगा तो हमें चोट कम लगेगी। क्रिकेट में भी यही चीज होती है, जब कोई बॉलर कैच करता है तो हाथों को पीछे कर लेता है, क्योंकि बॉडी में हाथ को जब पीछे करेगा तो बॉल को एकदम रेस्ट में नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा समय लग जाएगा रेस्ट में आने में, और जब थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। इसीलिए कई बार कैच छूट भी जाती है, ऐसे कर दिया और हाथ पीछे नहीं लिया, इतनी तेज चोट लगती है कि वो कैच ही नहीं कर पाता, बाल छूट जाती है। अगर वो थोड़ा सा हाथ पीछे करके कैच करे तो चोट कम लगेगी, चोट कम लगेगी तो अच्छे तरीके से उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इम्पल्स सेम है दोनों में, रुकना है ही बाल को, चाहे तुरंत रोक लो या थोड़ा सा देर में रोक लो या थोड़ा सा और देर में रोक लो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि चोट आपको कम लग रही है या ज्यादा लग रही है। रुकना तो सभी केस में है, लेकिन जल्दी रोकोगे चोट ज्यादा लगेगी, बाल छूट सकती है। पीछे हाथ करके करोगे तब बॉल रोकोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स कम लगेगा और चोट कम लगेगी, आराम से आप बॉल कैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं कि ये इम्पल्स तो सेम है, लेकिन फोर्स डिपेंड करता है कि डेल्टा टी आपका कम या ज्यादा है। इसलिए कोशिश की जाती है, चाहे बालू में कूदें, पानी में कूदें, भूसे पे कूदें, केवल उस पे चोट इसी कारण नहीं लगती कि डेल्टा टी हम बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फॉर्म के गद्दे पे कूदें, डेल्टा टी बढ़ाते हैं, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी इंक्रीज डेल्टा टी बिकॉज डेल्टा पी सेम, एफ कम ज्यादा उससे हो जाता है। इसके बाद एक और टर्म आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए देखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब कोई चीज नियत रहती, कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है? जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा आपने, एनर्जी न तो हम पैदा कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कहीं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट, लाइट से साउंड, साउंड से केमिकल, ये सब चेंज कर सकते हैं। ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कि मास भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो हम मास देखते हैं, लकड़ी, लकड़ी का एक मास है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो वैसे ही यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मान लीजिए हम कोई फोर्स ही नहीं लगाए तो क्या देखें चेंज होगा? इफ फोर्स अप्लाइड इज जीरो, हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं,
और जब फोर्स ही हम नहीं लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी जो है वही रहेगी, बढ़ेगी कहाँ से? और जब वेलोसिटी वही रहेगी तो मोमेंटम भी वही रहेगा, यही तो हमें बताना है। तो अगर हम इसको जीरो कर दें तो हमारा आ जाएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा। जब ये मल्टीप्लाई कर देगा तो जीरो इक्वल टू डेल्टा पी। और किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट है भाई। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चेंज हो नहीं रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर हम उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी m1 v1 इक्वल टू m2 v2। जैसे दो बॉडीज जा रही हैं एक दूसरे की ओर, कोलिजन करती हैं, m1 वेलोसिटी m1 v1 वेलोसिटी से जा रही है u1 वेलोसिटी से, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है, कोलॉइड करती हैं, और कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि हमने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो बॉडी अपने आप जा रही थी, अपने आप लड़ गई और उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। हमने क्या किया? हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया। m1 मास की वेलोसिटी u1 से जा रही थी, m2 मास की वेलोसिटी थी u2। जब कोलाइड की, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, अपने आप लड़ गई। लड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो जब हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि बिफोर कोलिजन जितना आपका लीनियर मोमेंटम था, और आफ्टर कोलिजन जितना लीनियर मोमेंटम है, वो दोनों बराबर होंगे, कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्लियर? तो हमने जब कोई फोर्स लगाया नहीं तो जितना टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। m1 u1 इक्वल टू m2 u2। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। रॉकेट प्रोपल्सन इसी पे है। नाव से जब आप कूदते हैं नाव पीछे हट जाती है, इसी पे है। बंदूक से गोली छूटती है, वो भी इसी पे है। आइए बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपके कोर्स में भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका जो भी लीनियर मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। आइए देखें इसके एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए बंदूक से गोली निकलती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, शायद है भी तुम्हारे, ये बंदूक है मान लीजिए, इसके अंदर ये गोली थी, ये गोली थी छोटी सी। इसका मास मान लीजिए कैपिटल M है और ये बुलेट है, इसका मास स्मॉल है। तो अभी उसी के अंदर गोली अभी निकली नहीं है। जब निकली नहीं है तो ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। तो अगर हम कहें कि टोटल मोमेंटम कितना है इस समय, टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है तो निकाल सकते हैं आप। ये भी रुकी हुई है तो मास इनटू वेलोसिटी, और ये भी रुकी हुई है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो है। कुछ नहीं चल रहा, अभी गोली दगी ही नहीं, निकली ही नहीं। जब हमने ऑन किया, ट्रिगर दबाया, तो हुआ क्या कि यहां पे पोजीशन ये आ गई, ये गोली आगे चली और ये v वेलोसिटी से जा रही, स्मॉल v से। अब ये कुछ वेलोसिटी इसकी भी होगी, ये पीछे की ओर आएगी, इसका मास कैपिटल है। गोली जब आगे निकल जाएगी तो ये भी किसी वेलोसिटी से पीछे आएगी। अब हम बताएंगे पीछे ही क्यों आएगी, आगे क्यों नहीं गई। तो अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है कैपिटल V। तो अब अगर इसका टोटल लीनियर मोमेंटम निकालें आफ्टर फायरिंग, फायरिंग हो गई इसकी, तो इसका हो गया m इंटू इसकी वेलोसिटी, स्मॉल m इंटू इसकी वेलोसिटी, तब लीनियर मोमेंटम इतना हो गया टोटल। पहले जीरो था, जब गोली निकल गई फायरिंग के बाद में तो टोटल दोनों का कितना हो गया,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। हमने क्या किया, हमने कोई धक्का थोड़े दिया गोली को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, LCLM। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर। तो अगर इसको हम ले आए तो माइनस m इंटू वी इक्वल टू m इंटू वी। तो v इक्वल टू माइनस m अपान कैपिटल M इंटू वी। यानी देखो, अगर ये v पॉजिटिव रखोगे यानी गोली आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आ गई, यानी ये पीछे की ओर आएगी। यदि बंदूक पीछे हट जाती है, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। v इज इन अपोजिट टू दैट ऑफ कैपिटल, अपोजिट टू जो गोली की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक आएगी, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। देखो ये निगेटिव आ गया। जितने ज्यादा बंदूक का मास होगा उतने इसकी वेलोसिटी कम होगी, और यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। यानी गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी। अब इसीलिए कहते हैं बंदूक चलाने पे झटका लगता है। झटका नहीं लगता, वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है। कई बार आर्मी वगैरह में लोग बंदूक को कंधे से सटा लेते हैं। कंधे से सटा लेने से क्या हो जाता है? झटका कम लगता है। क्यों झटका कम लगता है? क्योंकि तब बंदूक और हमारी बॉडी एक मास हो जाती है, मास बढ़ जाता है। और जब ये मास बढ़ जाएगा तो इस वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंगल बॉडी बन जाती है। अगर हम कंधे से सटा करके देखो, फौज में या कहीं पे कंधे से सटा करके अगर बंदूक चलाएगा वो, तो बंदूक और हमारी बॉडी मिलकर के एक बॉडी बन जाएगी, और उसका मास ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल है। ऐसे ही नाव से जब हम आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे चली जाती है, क्योंकि जब तक नाव पे हम बैठे थे तब तक नाव रुकी हुई थी, किनारे पे लग गई थी लेकिन रुकी हुई थी। यहाँ पे हम थे, इसका मास था m, हमारा मास था m, दोनों रुके हुए थे, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो था। अब हम तो आगे निकल आए बिल्कुल बंदूक की गोली जैसा। मान लीजिए हम v वेलोसिटी से आगे, और इसकी वेलोसिटी है v, तो यही v निगेटिव आएगा। फिर वही एग्जाम्पल लगाओगे, नाव की जो वेलोसिटी है ये क्या आएगी? निगेटिव आएगी। इसका मतलब नाव पीछे हट जाएगी। तो जब नाव से हम आगे की ओर कूदते हैं, व्हेन वी जंप फ्रॉम बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स रिवर्स और रिवर बैंक, तो नाव पीछे हट जाती है। रॉकेट प्रोपल्सन भी इसी, रॉकेट में बहुत तेजी से गैसें निकलती हैं, नीचे की ओर गैसें निकलती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट बढ़ता है। जैसे ये मान लो, इसी से हम समझाया दे रहे हैं, जैसे रॉकेट है, ये रॉकेट है और इससे गैसेस निकल रही नीचे की ओर, तो जाहिर सी बात है बंदूक जब पीछे जाएगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट भी तो जाएगा। तो वही चीज है, ये रॉकेट से गैसें बहुत तेजी से निकल रही इधर, तो रॉकेट किधर जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी ऊपर उठेगा। ऐसे नीचे आती है वो ऊपर उठता है। तो रॉकेट प्रोपेल्सन भी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, और हम बताएंगे आपको फोर्स। देखिए कौन से फोर्सेस होते हैं, तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बॉडी है और ये 5 किलोग्राम इसका वेट है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। हमने कोई फोर्स लगाया इस पे, हमने एक फोर्स F लगा दिया, और F फोर्स लगाने से वही बॉडी की वेलोसिटी बढ़ करके हो गई 20 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। मास चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा 5 kg। सपोज अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम is moving with velocity 10 meter per second in particular direction. On applying a force on this body,
इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर। तो आपको क्या निकालना है? पहली चीज निकालना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दूसरी चीज निकालनी है इम्पल्स। और तीसरी चीज निकालनी है कि फोर्स अप्लाइड, हमने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, फोर्स अप्लाइड। तीन चीजें निकालनी है। क्लियर है क्वेश्चन? इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनिशियल में इसका लीनियर मोमेंटम कितना था। तो m इंटू यू, m था 5 इंटू 10 यानी 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कितना शुरुआत में। लेकिन जब फोर्स लगाया और वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी। m हमारा है 5 और v है 20, तो ये हो गया 100 किलोग्राम मीटर पर। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले मोमेंटम इतना था और बाद में उतना हो गया। तो पहले का आंसर आएगा चेंज इन मोमेंटम विल बी P2 माइनस P1। P2 हमारा कितना है 100, P1 है 50। तो एक तो बहुत अच्छी चीज आ गई कि इसका जो चेंज इन मोमेंटम आया वो इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है इम्पल्स। आइए देखें इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, इम्पल्स कोई नई चीज नहीं है, यही तो चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स है, हमने बताया था। जितना मोमेंटम में चेंज आता है यही आपका इम्पल्स कहलाता है। तो ये भी आपका हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये खूब क्वेश्चन आता है ये इम्पल्स क्या। अब तीसरी चीज आती है फोर्स। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी तो आपने निकाल लिया कितना 50, डेल्टा टी कितने टाइम में चेंज हुआ था, तो दैट इज 25। तो फोर्स आ गया 25 न्यूटन। तो हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया था जिससे कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आसान आते हैं। इसी को आगे हम बताएंगे अभी कि एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इसी पे बेस्ड है कि हम अगर वर्क नहीं करेंगे, वर्क का मतलब हम फोर्स लगा ही रहे हैं, बिना फोर्स के वर्क होगा ही नहीं, तो एनर्जी उसकी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो एनर्जी अपने आप बढ़ गई। तो आप 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर से वापस आइएगा 5-7 मिनट में। थैंक यू।
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी इस सेशन में मैंने जो फोर्स के बारे में बताया, काफी कुछ समझ में आएगा और आ गया होगा। अब हम फोर्स के बारे में बताते हैं। कुछ स्पेशल फोर्स जो तुम्हारे कोर्स में है वो कब लगते हैं, कितना अमाउंट मैग्नीट्यूड होता है और कैसे लगते हैं, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए, तो फोर्स के बारे में सबसे पहले जो आपने देखा, तो आपको हम बता रहे हैं बहुत सारे फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ, आप ग्रेविटेशनल में देखा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज टू masses आर kept at some distance from each other। एक m1 है, ये m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको एफजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यू टू देयर masses, when they are kept at some distance from each other, they always attracts with a force that is known as gravitational force of attraction। और ये बराबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब आपको समझ जाना चाहिए कौन सा फोर्स हो सकता है। अभी शुरुआत में जो हमने बताए थे, पहली चीज, ये फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर सन है, तब भी फोर्स लगता है। यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है, तो भी फोर्स लगता है। तो पहली चीज हो गई कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। दूसरा कौन सा हुआ? ये सेंट्रल फोर्स हुआ, क्योंकि फोर्स आर पे डिपेंड करता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट की ओर लग रहा है, इस पर जो लग रहा है इस पॉइंट की ओर लग रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये आपका एक तो नॉन कांटेक्ट है और दूसरा सेंट्रल फोर्स। तो ये आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाद में आप ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ के बारे में कह सकते हैं। अगर एक को हम अर्थ मान लें, अर्थ का ये सेंटर मान लें और अर्थ का मास एम ई मान लें। सपोज अ स्मॉल मास इज केप्ट एट इट्स सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तब भी इनके बीच में एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगता है जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। इसलिए लगता है कि अर्थ के एंटायर मास को इसके सेंटर पे हम कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि अर्थ के सेंटर पे हाई डेंसिटी वाले मेटल्स हैं, आयरन भी पिघली अवस्था में बहुत ज्यादा। तो entire mass is concentrated at the center of the earth। So this is one body, this is another body, the distance between these two is equal to the radius of earth। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा। इसी तरीके से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा होगा। a body is revolving in a circle, ये रेडियस r है, ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v है। तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एम वी स्क्वायर अपान आर। ये एम वी, इसी से निकला है ये फोर्स। तो ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है। इसकी भी डायरेक्शन पर्टिकुलरली एक पॉइंट की ओर है, और ये भी एक्चुअल टच में नहीं है। सेंटर पे दूसरी बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है दूसरी बॉडी, और दूसरी बंधी हुई नहीं है, जरूरी नहीं बंधी हुई, तो भी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है। तो बहुत सारी चीजें आपको इस फोर्स से एनालाइज हो जाएंगी, ये कौन कौन से फोर्स हैं। ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखें, ये आपका कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है? ये बॉडी है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उतना ही कांटेक्ट सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया। थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ जाएगा। तो इसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। स्टैटिक।
जब तक बॉडी रुकी हुई रहती है तब जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये स्टैट, इसीलिए इसका नाम है रेस्पॉन्सिव फोर्स। ये तभी प्रोड्यूस होता है जब आप ये लगाते हैं, अगर ये ना लगाएं तो कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इसे रेस्पॉन्सिव फोर्स कहते हैं, रिकरिंग फोर्स कहते हैं, कुछ भी फोर्स कह सकते हैं। आइए देखें, इसके बाद में एक बहुत ही अच्छी चीज आती है, वर्क क्या होता है। फोर्स का ही इफेक्ट होता है वर्क। मेन चीज है फोर्स से ही हम वर्क कर सकते हैं। तो आपके यहाँ नाम तो एक बड़ा डोमेन है फोर्स एनालिसिस, लेकिन इसमें फोर्स भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी है, वर्क पावर एनर्जी भी है, सब कुछ इसी में है। तो अब आता है वर्क क्या होता है। वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक है वर्क। क्या है वर्क? जैसे मान लिया किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, उसमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये हम पिछले टर्म में बता चुके हैं, वही वर्क कहलाता है। जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी कोई रखी है और इस पे हमने ये फोर्स लगाया है ऐसे एफ। इस फोर्स के लगाने से बॉडी यहां आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आपका डी है। फोर्स तो हमने इधर लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो जो हम वर्क करेंगे, वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट माने रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका जो रिजल्ट आए वो स्केलर आए, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो आएगा डी और इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस। क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट में उस दिन पहले भी बताया था, ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करें तो यहां पे आएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos। तो यहाँ पे एक है फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टी, और दोनों के बीच का एंगल कितना आया, थीटा, इसलिए एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एफ व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस बाय अ डिस्प्लेसमेंट डी। आइए देखें, अब तीन तरीके का वर्क होता है। ये वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क। पहला होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में अगर कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। और ये वैल्यू कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। अगर हमारा थीटा 0 से तो बड़ा है और 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उस समय कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू भी हमारा पॉजिटिव होगा, एफ डी कॉस थीटा। जब ये पॉजिटिव है तो वर्क डन भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। जैसे मान लिया हम फोर्स इधर लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है, सेकंड में नेगेटिव हो जाती है। फिर आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होता है, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए, अगर मान लीजिए कॉस थीटा जीरो हो जाए तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी, और ये हो गया जीरो, तो कुल मिला के वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है। ये मान लिया बॉडी है, फोर्स हमारा ये है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन हमारा होता है जीरो। जैसे फोर्स, मान लीजिए कोई हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं,
अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी का मतलब है फोर्स नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है 90 डिग्री पे, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन इज 0। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी कहा जाए तो हमने कोई वर्क नहीं किया, हमने अपने सर पे एक बोझा रखा हुआ है और हम प्लेटफॉर्म पे टहल रहे हैं, तो हमसे कहा जाए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ, तो हम कहेंगे कोई वर्क ही नहीं किया हमने, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ऊपर है या नीचे होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 90, cos 90 0 होता है, इसलिए हम कहेंगे हमने कोई वर्क किया ही नहीं, क्योंकि जब थीटा 90 है तभी जाके cos थीटा 0 होता है। ये 90 क्लियर हो गया। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन हमारा 0 है। लेकिन कई बार क्या होता है, निगेटिव वर्क डन क्या होता है, आइए देखें। cos थीटा की वैल्यू जब सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 100, उस केस में cos थीटा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और जब नेगेटिव हो जाता है तो वर्क डन में अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे एफ डी cos थीटा, तो ये वैल्यू हो गई नेगेटिव, इसलिए वर्क ही हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। cos थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं ठीक। तो इस तरीके से जब फ्रिक्शनल फोर्स में हम देखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, जिधर हम जाते हैं उसके अपोजिट लगता है, और जहां हम आगे रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है फ्रिक्शनल फोर्स में। जैसे हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे नहीं लग रहा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में पीछे लग रहा है, यानी फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे। और जब फोर्स पीछे होता है डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस समय cos 180 हो जाता है। और cos 180 हो जाता है तो हम कहेंगे वहां नेगेटिव वर्क होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, जिधर बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट। अगर मान लीजिए बॉडी इधर जा रही है, ये बॉडी इधर मोशन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इधर लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री है, अगर हम cos 180 डिग्री की बात करें तो -1 होता है, और जब -1 रख दोगे तो अपने आप वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो होता है दैट इज नेगेटिव। तो तीन तरीके का वर्क डन होता है, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी, कोई मनुष्य, कोई इंजन, कुछ भी कह लो, अगर वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी है। भाई हमें कोई कहा जाए दौड़ जाओ, वर्क कर लो, एनर्जी होगी तभी तो जाएंगे। तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यही आपकी क्या है, एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है हम थक जाएंगे, हम कोई काम कर ही नहीं सकते, एनर्जी लेस हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। अब ये एनर्जी जो होती है मेनली हम इसको तुम्हारे यहाँ कोर्स में मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अगर बॉडी मोशन में है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv। If the body is in motion, then the energy possessed by the body is known as kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², where m is the mass, v is the velocity। दूसरी चीज आती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट पे है तो भी उसमें काम करने की क्षमता है, इट कैन डू सम वर्क। क्यों, किसी बॉडी पे जब गिरेगी तो उसका शेप भी बदल सकती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है, उसकी स्टेट भी बदल सकती है, तो इसका मतलब इट कैन डू सम वर्क।
तो अगर किसी हाइट पे बॉडी है, एच हाइट पे कोई बॉडी है, तब भी उसमें एक एनर्जी है, एंड इन दैट सिचुएशन दैट इज पोटेंशियल, इट इज नोन एज पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है अगर बॉडी जा रही है तो भी ये वर्क कर सकती है, किसी चीज से टकराई उसको दबा दिया, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दी, उसका शेप चेंज कर दिया, तो ये काम तो कर ही सकती है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन। और ऊपर से जब बॉडी कोई गिरती है, भले ही ये मोशन में ना हो, ये रुकी है ऊपर, लेकिन जब गिरेगी तो वर्क कर सकती है। तो पहले ये इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और फिर वो काम कर लेगी। तो यहां पर इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कंबाइंड नेम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, एक आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी से आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम भी तुम्हारे यहाँ है, खूब पूछी जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी बताया था, उसी पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल हमने बताया था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि बिना वर्क के किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ती नहीं है। हम जब वर्क करते हैं तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। हम सोचे हम कोई वर्क ही ना करें, हम कोई फोर्स ही ना लगाएं और उसकी एनर्जी चेंज हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, आइए देखें वर्क एनर्जी थ्योरम हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है और ये u वेलोसिटी से जा रही है। हमने इस पे फोर्स लगाया, हमने लगा दिया इस पे फोर्स F, इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई और वेलोसिटी हो गई v। ठीक? जब हमने फोर्स लगाया होगा तो इसमें जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन भी आया होगा, बिना एक्सीलरेशन के वेलोसिटी बढ़ ही नहीं सकती, और इसमें टाइम भी लगा होगा कुछ, क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने फोर्स लगाया, मास तो फिक्स है, एक्सीलरेशन तो आना ही आना था। यहां से यहां तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है s। s दूरी चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, पहले थी u, अब वेलोसिटी हो गई उसकी v। वही फिगर है जो अभी न्यूमेरिकल हमने बताया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर हम देखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई अब इसकी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई इसलिए इसकी वेलोसिटी हो गई हाफ m v स्क्वायर। आपसे कहा जाए इंक्रीज कितनी हुई काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, बाद में हो गई k2, पहले थी k1, रख दीजिए, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये तो आएगी। अब हाफ m कॉमन ले लीजिए, ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, इसलिए v स्क्वायर, तो यहां पे हम 2as कर सकते हैं, हाफ m इंटू ट्वाइस as, दो से दो कटा, ये आ गया m इंटू a इंटू s, यही आ गया फोर्स इंटू s। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अगर ये वर्क ना करते तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती, यही हमें दिखाना था। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तभी बदलती है जब उस पर वर्क होता है।
अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं सकती। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1 की जो वैल्यू आती है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसी पे वो न्यूमेरिकल बेस था जो मैंने पहले बताया। इसके बाद एक और चीज आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है भाई। वर्क और एनर्जी, यहां तक कि हम तो कहते हैं मास। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दें आपको, कि बहुत पहले माना जाता था कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। आइंस्टीन ने बताया था एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन अब ये माना जाता नॉट ओनली एनर्जी, मास इज आल्सो सपोज टू बी फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्लस मास रिमेन्स कंजर्व। कैसे? आप लकड़ी का एक 2 किलो का गुटका लो, ब्लॉक 2 किलो का है, उसको जला दीजिए। तो जलाने के बाद क्या होगा? कोयला मिलेगा मुश्किल से 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो बाकी 1.5 किलो या 1 किलो 600 ग्राम जो लॉस इन मास हुआ, कहाँ चला गया? बताइए भाई। कोयला तो आपको 200-300 ग्राम मिला और 2 किलो का ब्लॉक था, तो बाकी जो डिके इन मास या लॉस इन मास हुआ, कहाँ? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया भाई। जब वो ब्लॉक जला होगा तो हीट पैदा हुई होगी, यानी सम पार्ट ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट पैदा होगी। सम पार्ट ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, कुछ आवाज भी हुई होगी, साउंड एनर्जी, कुछ दूसरे रेडिएशंस भी निकले होंगे। तो इसका मतलब है कि जो लॉस इन मास है 1.5 किलो का, वो पूरे का पूरा काहे में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे जो एनर्जी। जो रेजिडुअल मास है वो बहुत कम है 2 किलो के कंपेयर में। तो इसीलिए कहा जाता है नॉट ओनली एनर्जी बट एनर्जी प्लस मास रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इसका उल्टा भी है। हम थोड़ी सी साउंड एनर्जी ले लें, थोड़ी सी लाइट एनर्जी ले लें, ज्यादा से हीट एनर्जी ले लें, और लकड़ी का गुटका बना दें, बन जाता है। बाजार में तो मिलती नहीं है एनर्जी, ये नेचर प्रोवाइड करता है। आप सोच रहे होंगे 1 किलो हम हीट एनर्जी ले लें, आधा किलो लाइट एनर्जी ले लें, थोड़ी साउंड एनर्जी ले लें और लकड़ी का गुटका ले बना दें। बना देते हैं। आप सोच रहे हो कैसे? अरे भाई, नेचर बनाता है। एक छोटा पेड़ लगाते हो 100 ग्राम का, अगर उसको लाइट एनर्जी देना बंद कर दो, हीट एनर्जी देना बंद कर दो, तो क्या बड़ा दरख्त बन जाएगा जिसका वो ब्लॉक था? वो तभी बनेगा, मास एकुमुलेट हो रहा धीरे धीरे। एनर्जी ही वो मास में कन्वर्ट होकर एकुमुलेट हो रही है, तभी तो बड़ा दरख्त बनता जाता है। तो धीरे धीरे जो आपने लकड़ी के गुटके को जलाकर एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो तो तुम्हारे हाथ में था, तुमने कन्वर्ट कर दिया मास को एनर्जी में। लेकिन एनर्जी को मास में नेचर कन्वर्ट करता है। आप ऐसी जगह कोई पेड़ लगा के देखिए, बिल्कुल डार्क हो, बिल्कुल हीट ना आए, क्या बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा? नो, वो ग्रोथ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास को भी एनर्जी माना जाने लगा है, पहले नहीं मानते थे। अब ये कहते हैं कि नॉट ओनली एनर्जी बट एनर्जी प्लस मास रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी और मास दोनों का सम जो है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितना मास और एनर्जी थी, आज भी उतनी है। थोड़ा सा हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? अरे भाई, तब जंगल थे, उनका मास कितना ज्यादा था। वाइल्ड लाइफ था, जंगली जानवर थे, कितना ज्यादा था। आज क्या है? जंगल खत्म हो गए, आदमी पैदा हो गए, जनसंख्या बढ़ गई। उन्होंने पुण्य कर्म किए होंगे तो आदमी के रूप में पैदा हो गए सब लोग। टोटल मास प्लस एनर्जी आज भी उतनी है जितनी सतयुग, त्रेता, द्वापर में थी। फार्म चेंज हुआ है, तब जंगल थे, जंगली जानवर थे, आदमी कम थे, और आज इंसान ज्यादा है, मच्छर ज्यादा है, कीड़े मकोड़े ज्यादा है। तो ये नेचर जो है कुछ अपने हाथ में रखे हुए है। हम लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन नेचर ने बहुत कुछ अपने हाथ में कर रखा है। टोटल अगर हम देखें तो टोटल आज भी कुछ नहीं बदला है, जितना त्रेता में था, सतयुग में था, द्वापर में है, कलयुग में है। मास प्लस एनर्जी इज सेम एज इट वाज इन सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फार्म जो आदमी जल, जैसे हमारे 50 किलो का है, 100 किलो का आदमी जला दिया जाता है, हड्डियां बचती हैं बहुत कम, कहाँ चली गई? वहीं चली गई जहां से आई थी। एक बहुत अच्छी कथा है कि कुछ चीजों को तो हम नहीं कह सकते कहाँ से आई कहाँ से गई। एक छोटा बच्चा होता है, आधा किलो 400 ग्राम का पैदा होता है और धीरे धीरे 50-70 किलो हो जाता है, कहाँ से हो जाता है? होता तो यहीं से है।
उसको एनर्जी ही तो धीरे धीरे मिलती है, जो मास में कन्वर्ट होती है, और मास में कन्वर्ट होकर उसका मास बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है। अगर उसको हीट देना बंद कर दो, जिसे हम हीट कहते हैं, दैट इज कैलोरी मीन्स इनपुट या इनटेक फूड। अगर हम भोजन ही ग्रहण न करें तो हमें कैलोरी कहाँ से मिलेगी? और कैलोरी है क्या? हीट ही तो है। तो अगर ये सब चीजें देना बंद कर दो, अंधेरे में रख दो, हीट देना बंद कर दो, तो क्या होगा? ग्रोथ हो पाएगी उस बच्चे में? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। अरे यहाँ तक कि बच्चे, ये भी कहा जाता है इसको सोलर लाइट चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हड्डियां मजबूत हो रही, वो भी बोन डेंसिटी को चेंज कर रही। बहुत सारी चीजें हैं, ये फैक्टर फिजिक्स से ही सब जुड़े हैं, फिजिक्स से अलग कुछ नहीं है। भाई इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं, सब फिजिक्स से निकली हैं, बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब फिजिक्स के ही हैं, तो अलग कुछ नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी, अगर हम वर्क करते हैं उसी से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। अगर हम वर्क नहीं करते, इतना वर्क करते ही नहीं, हम फोर्स लगाते ही नहीं, जब हम वर्क ही नहीं करते तो एक्सीलरेशन नहीं होता। एक्सीलरेशन नहीं होता, इसका मतलब हमने फोर्स लगाया ही नहीं। तो जो वेलोसिटी थी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता रहता है, उसमें चेंज आता है। तो इसे ही कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपका है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके बाद में आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए देखें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी टॉपिक है तुम्हारे यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें हैं, एक तो ड्यू टू मोशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू स्पेशल पोजीशन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दोनों चीजें हैं उसमें। स्पेशल मोशन, स्पेशल पोजीशन, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, बहुत हाइट पे रखी है, कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे रखी है, बॉडी मास एम है, और कैपिटल एच हाइट है इसकी। अगर कहा जाए तो वहां पर इसमें कौन सी एनर्जी, भी मोशन में तो है नहीं, जब मोशन में नहीं है तो कौन सी एनर्जी होगी? स्टैटिक पोजीशन में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी तो भाई है ही नहीं, क्योंकि रुकी हुई है बॉडी। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है? एम जी और एच हाइट पे है इतनी। तो अगर कहा जाए टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी जो होती है कि दोनों के सम के बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक तो जीरो है और पोटेंशियल एमजी है, इसलिए टोटल एनर्जी वहां पर एमजी है। यानी आपने देख लिया वहां पे टोटल एनर्जी कितनी है? एमजी है। अभी बॉडी वहां पे ही है, अभी रुकी है, गिरी नहीं है। अब मान लीजिए बॉडी यहां से चलना शुरू करती है, गिरती है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब यहां बॉडी आ गई, तो यहां जब बॉडी आ गई तो इसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ चुकी है। तो पहले हम निकालें वेलोसिटी यहाँ पे होगी कितनी। मान लीजिए वो एच डेप्थ गिर चुकी है, स्मॉल एच, तो यहां पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि रुकी हुई थी, प्लस ट्वाइस जी इंटू स्मॉल एच। यानी यहां पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी आपकी अंडर रूट टू जी एच। यानी यहाँ वेलोसिटी हो गई अंडर रूट ट्वाइस जी एच। लेकिन अब यहां से हाइट कितनी बची? अगर हाइट देखोगे तो हाइट तो एच माइनस एच बची ना, क्योंकि पूरी एच थी, उसमें से एच गिर गया तो इतनी हाइट बची। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अब तो वेलोसिटी पैदा हो चुकी है ना। हाफ एम और वी स्क्वायर तुम्हारा टू जी एच है, टू से टू कटा तो एम जी एच। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी, और हाइट कितनी है? एच माइनस एच। भाई अब हाइट नीचे से एच माइनस एच बची कि नहीं बची? तो टोटल एनर्जी अगर कहा जाए यहां पर, तो टोटल एनर्जी दोनों जोड़ दीजिए,
वहां पर काइनेटिक कितनी है प्लस पोटेंशियल कितनी है। काइनेटिक कितनी है mg स्मॉल h और पोटेंशियल है mg h माइनस स्मॉल h। इसको जब खोलोगे तो यही आ जाएगी स्मॉल h प्लस कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। ये कट गया, यानी टोटल एनर्जी अब भी वही है जो यहाँ पे थी। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी और यहाँ पर पार्शियली काइनेटिक पार्शियली पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी अब भी वही, लेकिन जब बॉडी यहाँ गिर गई, यहाँ आ गई, यहाँ जब बॉडी आ गई तो यहाँ पर इसकी हाइट तो बची ही नहीं, और जब हाइट नहीं बची तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो, हाइट तो है ही नहीं। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी इसकी बची, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस, अब तो ये पूरी पूरी हाइट गिर चुकी है यहां से यहां तक, तो यहां पर वेलोसिटी हो गई v इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस डी एच। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ट्वाइस डी एच, तो आ गया एम डी कैपिटल एच। तो अगर टोटल एनर्जी यहाँ पे देखें तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो ये आ गया mg कैपिटल है। तो आपने देखा जितनी यहां थी टोटल एनर्जी उतनी ही टोटल एनर्जी यहां है, उतनी ही टोटल एनर्जी यहां है। एट ऑल दी पॉइंट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। सभी पॉइंट पे टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। समवेयर इट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, somewhere it appears in form of kinetic energy, while in between it is partially kinetic and partially potential and partially kinetic। तो बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल होगी। टॉप पे पूरी की पूरी पोटेंशियल थी, बॉटम में पूरी की पूरी काइनेटिक हो गई क्योंकि वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। सो वी कैन से कि somewhere it appears completely in form of potential energy, somewhere it appears totally in form of kinetic energy, while at rest places it is partially potential and partially kinetic। तो इसे कहते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं बदल रही, टोटल एनर्जी वही है। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर ए फ्री फॉल बॉडी। ये आपके यहाँ टॉपिक है और ये आता भी है कि टोटल एनर्जी कैसे आपकी देखा जाए कंजर्व रहती है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आइए देखें, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए 10 मीटर की हाइट से कोई बॉडी गिराई गई, तो अर्थ पे जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी वेलोसिटी व्हेन इट इज रीचिंग टू द अर्थ। यहां पर तो रुका हुआ था क्योंकि यहां पर वो रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे ही आएगी वैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और अर्थ पे गिरते समय मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर हम लॉ ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, तो ये तो हो गया जीरो क्योंकि ऊपर तो वेलोसिटी थी नहीं, ट्वाइस जी और एच हमारा है 10, तो आया 20 जी, यानी 20 इंटू 9.8 कर दो, ये आपका आ गया जीरो, 2 अठे 16, 2 9 18 1 19, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू 196, तो v इक्वल टू 14 मीटर पर, कितना आ गया 14 मीटर पर। तो एक पर्टिकुलर हाइट से अगर कोई बॉडी छोड़ी जाती है, रेस्ट पोजीशन से छोड़ी जाती है, तो जमीन पे जब वो पहुंचेगी तो व्हाट विल बी वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। आपने देखा कि एक पर्टिकुलर वहां से बॉडी छोड़ी गई, जमीन पर पहुंची, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बहुत आसान था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आइए देखें।
इसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। एक बॉडी है, वो भी कैलकुलेट करना हम बता देते हैं आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सर्कुलर मोशन में होता है, नाम में ये सेंट्रीपिटल। अगर आर रेडियस के सर्कल में एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आगे टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल में बताया। जब तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम बताएंगे। तो हमेशा इस पे एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यहां जब बॉडी पहुंचेगी तो वेलोसिटी तो इधर हो जाएगी अलोंग द टेंजेंट, लेकिन फोर्स हमेशा सेंटर की ओर ही रहेगा। यहां जब बॉडी पहुंचेगी तो वेलोसिटी इधर रहेगी, लेकिन फोर्स हमेशा सेंटर की ओर ही रहेगा। यहां जब बॉडी पहुंचेगी तो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर ही रहेगा। यहां जब बॉडी पहुंचेगी तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, लेकिन फोर्स हमेशा सेंटर की ओर ही रहेगा। इसीलिए सिंस इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर रेडियाई के सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सब चीज दी है। 2 किलोग्राम मास है, रेडियस 5 मीटर है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो एम वी स्क्वायर अपान आर। एम ट्वाइस 2 किलोग्राम, वी 20 मीटर पर सेकेंड अपान आर इज 5। कैलकुलेट कर सकते हो, 400 अपान 5, 80, 160 न्यूटन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से है, तो ये बताया जाएगा कि वहां टेंशन से मिलता है, तो सीधे सीधे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पूछते हैं, पूछते हैं व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है। तो हम कहेंगे सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो मिलेगा कहां से? टेंशन से मिलेगा। इसमें जो टेंशन है इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कैलकुलेट तो हम करेंगे एम वी स्क्वायर अपान आर, लेकिन मिलेगा उससे टेंशन। तो ये भी कह सकता है व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितना होगा। तो टेंशन भी एक आपका कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि टेंशन तभी होगा जब बीच में कोई चीज होगी, जब दो चीजें जुड़ी होंगी तभी तो टेंशन होगा। रस्सी टूट जाएगी तो काहे का टेंशन। इसलिए टेंशन भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है। आइए देखें, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें इम्पल्स हो गया आपका, मोमेंट ऑफ द फोर्स हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। एनर्जी में उसके बाद जो चीज आती है वो आती है पावर। वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, और उससे आगे जो पावर है ये हम बताते हैं पावर क्या होता है। सब लोग जानते होंगे पावर क्या है, और लोग कहते तुम बड़े पावर में हो, लेकिन वो नहीं जानते वो पावर क्या है। नेताओं की पावर बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोग पहुंच को पावर समझने लगते हैं, लेकिन फिजिक्स में किसी नेता की पहुंच को पावर नहीं कहते, वो पावर अलग है। यहाँ हम पावर कहते हैं कि वर्क कितना हो सकता है। बात में खाली पावर हो ऐसी बात हम नहीं करते, तो हम एक एक्चुअल पावर की बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे मान लीजिए वही काम एक आदमी जल्दी कर लेता है और एक आदमी देर में कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए 5 किलोमीटर जाओ, हम तो भाई 1 घंटा लेंगे, और नया लड़का है वो चला जाएगा 20 मिनट में, 25 मिनट में। काम बराबर किया दोनों ने, 5 किलोमीटर हम भी गए वो भी गया, लेकिन वो जल्दी चला गया। यानी
वर्क बराबर किया, लेकिन एनर्जी बराबर हुई, रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग है। हमने वही काम देर में किया, उसने काम उतना ही किया, एनर्जी उतने वेस्ट हुई, लेकिन जल्दी कर लिया तो उसकी पावर ज्यादा हुई ना। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर, यानी P इक्वल टू W अपान टी। टी टाइम में अगर W जूल वर्क होता है तो 1 सेकंड में कितना वर्क होगा, W अपान। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यूनिट क्या होती है, इसकी तो यूनिट हो गई जूल, इसकी हो गई सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं, और इट इज नोन एज वाट। तो इसकी जो यूनिट होती है ये वाट में होती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, जितने कम टाइम में कोई आदमी वर्क करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, जितने कम टाइम में काम करेगा। एक मान लीजिए पंप है या मशीन है, 100 जूल वर्क, 100 जूल वर्क ये करती है 5 सेकंड में। तो पावर निकालिए, फाइंड पावर। 100 जूल वर्क 5 सेकंड में करती है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, P इक्वल टू W अपान। W हमारा कितने जूल है, 100, टाइम हमारा है 5 सेकंड, तो 20 वाट होगी। तो इसकी पावर कितनी आई, 20 वाट। तो बहुत आसानी से हम पावर निकाल सकते हैं। इसकी बड़ी यूनिट्स भी क्या होती हैं, जैसे किलोवाट। किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। मेगावाट, देखो ये लिखा है, ये स्मॉल एम है तो मिली वाट है, और कैपिटल एम है तो ये मेगावाट है। जैसे एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे यहाँ बोर्ड में, स्मॉल एन और कैपिटल एन, एक ये लिखा है तो ये नैनोमीटर है, और ये लिखा है तो न्यूटन मीटर है, जो कि टार्क की यूनिट है। क्वेश्चन आया था आपके यहाँ पिछली बार। स्मॉल एन एम माने नैनोमीटर, 10⁻⁹मीटर। अगर स्मॉल एन लिखा है तो इसका मतलब है नैनोमीटर है। छोटी छोटी चीजें आपको समझना चाहिए। नैनोमीटर माने 10⁻⁹मीटर। लेकिन अगर कैपिटल न्यूटन एन और एम है तो ये न्यूटन मीटर है, जो कि टॉर्क की यूनिट है। यही आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एम एंड कैपिटल एन एम। ऐसे मेगावाट है, जैसे पावर स्टेशन जो बिजली के बनाए जाते हैं, मेगावाट 10⁻⁶ वाट। ऐसे गीगावाट 10⁻⁹ वाट। ऐसे टेरावाट 10⁻12 वाट। ये सब बड़ी यूनिट है। लेकिन हार्स पावर भी पावर की यूनिट है। हार्स पावर जो होती है ये भी आपकी पावर की यूनिट है, और ये 746 वाट होता है। हार्स पावर जो होता है 746 वाट की मशीनें हैं, इंजन्स हैं, वो हार्स पावर के होते हैं। पावर स्टेशन मेगावाट गीगावाट में होते हैं, जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, बिजली बनाते हैं। लेकिन मैकेनिकल पावर जनरली हार्स पावर में ही लिखा जाता है। हार्स पावर का मतलब क्या है, 746 वाट। इसका मतलब क्या है, 746 जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तक अगर काम करें तो 746 जूल वर्क करेंगे। यानी 1 सेकेंड तक अगर काम करें तो 746 जूल करेंगे। दिस इज नोन एज 1 हार्स पावर। क्लियर। जैसे मान ली इसी पे एक न्यूमेरिकल आता है, एक आदमी है, वो किसी पोल पे चढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल ये पोल है, और इस पोल पे वो 2 मिनट में चढ़ता है। यहां से यहां तक मान लीजिए 20 मीटर इसकी हाइट है, और इसका जो मास है ये है 50 किलोग्राम, और जितनी देर में चढ़ता है वो 2 मिनट है। तो पावर निकालो।
क्वेश्चन समझ में आया? एक 50 किलोग्राम का कोई आदमी है, पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम, क्लाइम्स ऑन ए मास्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। 20 मीटर हाइट का एक खंभा है, मास्ट है, पिलर है, उस पे चढ़ता है और टाइम कितना लेता है? 2 मिनट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वर्क डन बताओ, कितना वर्क किया उसने, और उसकी पावर बताओ। वर्क डन कितना है और दूसरी चीज पावर कितना है। बहुत आसान है, अपने आप ही बता सकते हो। वर्क डन बराबर जो होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स वहां पर कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो उसका वेट है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो उसका वेट ही है। फोर्स को वेट को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो जो उसका फोर्स है वो ग्रेविटी है, जिसे हम वेट कहते हैं। और एस क्या है? जितनी हाइट तक वो चढ़ता है, एच। तो इसीलिए डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, किसी बॉडी को जब आप एच हाइट तक लाएंगे, तो जो उसमें हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो और कुछ नहीं है। हमने यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया है, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। जमीन से उठा करके एच हाइट तक हमने इस बॉडी को रखा। इसका मतलब हमने वर्क किया तभी तो यहां तक ले। वर्क ना करते तो क्या आती बॉडी? नहीं। हमने कितना वर्क किया? mgh। दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट। वही यहां कह रहे हैं कि अगर m इसका मास है और वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज वेट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो उसका वेट mg है। तो चाहे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहें, क्योंकि वर्क तो वही के अगेंस्ट कर रहा है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही आपका वेट है mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है जितना ऊपर चढ़ता है वही h है। तो बस निकाल लीजिए, m कितना है हमारा? 50, g है 9.8, और h हमारा 20 मीटर है। हल कर लोगे, इतने जूल हो गया। जब आपका वर्क डन आ गया तो पावर निकालने में क्या दिक्कत? ये होता है 2 मिनट में, तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। वर्क डन आपने ये निकाल लिया, और टी आपका 2 मिनट है। मिनट को हम 60 से कर देंगे तो इतने वाट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट होगी। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो एक आदमी जो चढ़ता है वो वर्क करता है, जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितनी देर में होती है वो हमें टाइम मालूम है, तो पावर निकला है। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड आता है। आइए देखें, वो भी हम बताएं। हमने कहा अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो वर्क कर सकती है बॉडी। वो एनर्जी चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों केस में वर्क कर सकती है। जैसे किसी हाइट पे कोई बॉडी रखी है और उसे छोड़ दिया जाए, तो नीचे अगर कोई ऐसी चाक रखी है मान लीजिए, तो चाक पे गिरेगी, चाक को तोड़ देगी। वर्क तो किया ना, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, चाक थोड़ी दूर जाके गिरेगी। तो इसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी इज टू डू सम वर्क। ऐसे ही अगर बॉडी कोई मूवमेंट में है, मोशन में है, और किसी चीज से टकराती है, तो उसमें भी कहा जाता है वर्क कर सकती है। तब कहा जाता है इसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। इस पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। आइए देखें, स्प्रिंग के केस में तुमने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इस पे अगर हम कोई फोर्स लगा दें, तो स्प्रिंग में लंबाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसकी लंबाई बढ़ेगी। यानी जो हम फोर्स लगाते हैं इंक्रीज इन लेंथ के बराबर हो जाता है। आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इलांगेशन ज्यादा हो जाएगा। कम फोर्स लगाएंगे, इलांगेशन कम हो। अगर हम देखें तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट K इंटू एक्स, यही K फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। इट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो बहुत आसानी कर सकते हैं, K इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अगर x को 1 मीटर कह दें
तो फोर्स कांस्टेंट हमारे F के बराबर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? Force constant of spring is defined as the force required to increase the length of spring by unity. किसी स्प्रिंग की लेंथ में 1 मीटर को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 मीटर का एक्सटेंशन चाहते हैं, तो हमें जितना फोर्स लगाना पड़ेगा यही फोर्स कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय 1 मीटर। किसी स्प्रिंग की लेंथ में अगर 1 मीटर का इंक्रीज चाहते हैं, हमें जितना फोर्स तब लगाना पड़ेगा यही फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए स्प्रिंग की लंबाई नहीं बढ़ी थी, तो नॉर्मल स्टेट में थी, तो कोई वर्क तो कर नहीं सकती थी, लेकिन जब स्प्रिंग को खींचें या दबाएं तो ये वर्क कर सकती है, यानी इसमें एनर्जी आ गई। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब स्ट्रेच्ड होती है स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड माने खींची हुई या दबी हुई, दोनों केस में वर्क करती है। नॉर्मल स्टेट में स्प्रिंग रखी है, कोई वर्क नहीं कर सकती, कोई एनर्जी नहीं, लेकिन जब उसको हम दबाते हैं तब वो वर्क कर सकती है। ऐसे जब हम खींचते हैं तो वर्क कर सकती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो उसमें जो एनर्जी होती है उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे ये फोर्स कांस्टेंट है और ये उसका कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, कितनी दबी है या कितनी फैली है वही एक्स है। अगर दब गई है तो एक्स कंप्रेशन हुआ, और अगर हमने खींचा है तो एक्स एक्सटेंशन हुआ। तो एक्स इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। So elastic potential energy it stretched spring half के एक्स स्क्वायर। इसी पे बेस्ड एक सवाल हम बताना चाहते हैं, क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड में, ये एम मास है और यहां से बी वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है और एक स्प्रिंग से टकरा जाता है। स्प्रिंग से टकरा गया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? दब जाएगी, जाहिर सी बात है। तो कितनी दबेगी, यानी यहाँ पे कॉम्प्रेशन कितना होगा? कॉम्प्रेशन कितना होगा, इसी पे बेस में क्वेश्चन था। कॉम्प्रेशन निकालो कितना होगा। भाई बॉडी जब जा रही थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv। फिर एक क्वेश्चन आया है आपके यहाँ, ये जब इससे टकराया, ये बॉडी यहां टकराई, तो इसकी एनर्जी टोटल किसको ट्रांसफर हो गई? स्प्रिंग को। और स्प्रिंग दब गई। जब स्प्रिंग दब गई, अगर इसकी स्प्रिंग इतनी दबी है तो इसमें कितनी स्प्रिंग होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। इतनी एनर्जी आ गई, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। बस दोनों बराबर कर दीजिए। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ कट गया, ये हमें मालूम है, तो आसानी से हमारा एक्स निकल आएगा। कितना कॉम्प्रेशन होगा? mv स्क्वायर अपान के। तो x इक्वल टू अंडर रूट mv स्क्वायर अपान के। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्प्रिंग कितना दब जाएगी। तो आज का ये टॉपिक था, बहुत ही पूरा एलाबोरेट कर दिया मैंने, समझ में आया होगा। और भाई कन्वर्सेशन वाला कुछ तरीका है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें और फिर पूछ लें। अच्छा लगेगा हमें अगर आप पूछेंगे। क्लास में बच्चे जब पूछते हैं बहुत अच्छा लगता है। पूछिए आपको जो पूछना। कोई भी बच्चा, भाई या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है इसलिए नहीं पूछ रहे हो, या कुछ नहीं समझ में आया। बीच की जो स्टेज होगी तो जरूर पूछोगे। अब दो में अपने को किसमें पाते हो ये मैं नहीं जानता। या तो पूरा समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछ रहे हो, या कुछ भी समझ में नहीं आया है। बीच की स्टेज है, गए तो पूछोगे जरूर।
पूछना है किसी बच्चे को, पूछ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए। एक इफेक्टिव टीचिंग वही हो जिसमें कन्वर्सेशन होता रहे। अगर टीचर के माध्यम से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कुछ टीचर हैं वहां पे। और ठीक है, चैप्टर क्लोज किया जाए आज का। चलिए, थैंक यू। पढ़िए, बढ़िया एग्जाम है आपके, बढ़िया तैयार करिए। आपका 5-10 नंबर का तो कम से कम आएगा आज वाले से। थैंक यू।